नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लास 11 के इतिहास विषय के पहले अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अनुभाग प्रथम है प्रारंभिक समाज, और प्रारंभिक समाज का अध्याय नंबर 1 है समय की शुरुआत से। हाँ, समय की शुरुआत से। इसका अर्थ है कि मनुष्य सर्वप्रथम कब और किस रूप में अस्तित्व में आया। कि मनुष्य सर्वप्रथम कब और किस रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, कि ऐसा माना जाता है कि आज से 56 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य अपने अस्तित्व में आया, जिसे हम आधुनिक मानव कह सकते हैं। तो देखिए, मानव का क्रमिक विकास 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 क्रमिक विकास का अर्थ यह होता है कि प्राचीन मानव का रूप कैसा था। क्रमिक विकास का अर्थ होता है कि प्राचीन मानव का रूप कैसा था। ठीक है, वो क्या, उनके सोचने का तरीका क्या था। ठीक है, उसके कार्य करने का तरीका क्या था। ठीक है, उसके रहने का तरीका क्या था। तो यह है क्रमिक विकास। हम मानव के पूरे क्रमिक विकास की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या वह आधुनिक मानव के तरह ही सोचता या समझता था, या आधुनिक मानव की तरह वह रहता था। तो प्राचीन मानव आधुनिक मानव के रूप में किस प्रकार से अस्तित्व में आया। देखिए, मनुष्य के क्रमिक विकास की कहानी के बारे में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पहले। तो देखिएगा, मनुष्य के क्रमिक विकास के बारे में साक्ष्य, यानी जो जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है मनुष्य के क्रमिक विकास के बारे में साक्ष्य। देखिए, इसमें पहला जो साक्ष्य हमें मिलता है वो ये है मानव प्रजाति के जीवाश्मों की खोज। मानव प्रजाति के जीवाश्मों की खोज। मानव प्रजाति के जीवाश्मों की खोज। प्रजाति का क्या अर्थ होता है। प्रजाति मतलब जीवों का एक ऐसा समूह है। प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह है जिसके नर प्लस मादा मिलकर एक संतति को जन्म दे सके, और यही संतति मतलब आगे यही संतति मिलकर भी अपने आगे से आगे संतति को जन्म दे सके, इस प्रकार अपने वंश वृद्धि कर सके, वो कहलाते हैं प्रजाति। फिर एक शब्द है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं कि अत्यंत पुराने पेड़ पौधे अत्यंत पुराने पेड़ पौधे प्लस जानवर प्लस मानव के जो अवशेष हमें मिले हैं वो होते हैं जीवाश्म। के अत्यंत पुराने पेड़ पौधे, जानवरों, मानव के जो अवशेष हमें मिले हैं उनको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। उन जीवाश्मों के जो अवशेष हमें मिले हैं उनसे हमें मानव के क्रमिक विकास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो जीवाश्म थे ये लाखों वर्ष तक दबे रहने से पत्थरों के रूप में बदल गए। किसके रूप में, पत्थरों के रूप में। और यही फिर पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में बदल गए। किसके रूप में, बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में बदल गए। ठीक है, तो फिर है इसके बाद में है विभिन्न प्रकार के जो औजार हैं और औजारों के साथ साथ में गुफाओं में जो चित्रकारियां हमें मिली है उनसे भी हमें मानव के क्रमिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कि विभिन्न प्रकार के मानव के द्वारा जो बनाए गए औजार प्लस में गुफाओं में जो किए गए उनकी चित्रकारियां, उनसे भी हमें मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला हो गया मानव प्रजाति के जीवाश्मों की खोज। दूसरा है
दूसरी जो जानकारी हमें मिलती है वो है नियंडर घाटी जर्मनी। ये है 1859 की ईस्वी के बाद। ठीक है, नियंडर घाटी जर्मनी के अंदर क्या हुआ, देखिए विद्यार्थियों, यहाँ नियंडर घाटी में एक चुन्ना पत्थर की खान की खुदाई का कार्य चल रहा था। नियंडर घाटी जर्मनी में चुन्ना पत्थर की जो खान थी, चुन्ना पत्थर की खान से यहाँ से खुदाई का कार्य चला रहा था, और नियंडर घाटी से मजदूरों को कुछ एक मानव की खोपड़ी मिली, एक मानव की क्या मिली, खोपड़ी, और प्लस में क्या मिले, कुछ अस्थि पंजर। ठीक है, नियंडर घाटी जर्मनी से 1859 ईस्वी के अंदर मजदूर जब इस की खुदाई कर रहे थे इस खान की, तो यहाँ से मजदूरों को क्या मिला, यहाँ से मजदूरों को एक मानव की खोपड़ी मिली, और इन मजदूरों ने इस खोपड़ी को एक स्थानीय स्कूली शिक्षक थे फुलरोट, एक स्थानीय स्कूली शिक्षक थे, कौन है, फुलरोट, उस शिक्षक को उन्होंने ये खोपड़ी सौंप दी। फिर फुलरोट ने अपनी जांच में ये पाया, फिर फुलरोट ने अपनी जांच में ये पाया कि ये जो मनुष्य की खोपड़ी है ये आधुनिक मानव की नहीं है, ये आधुनिक मानव की नहीं है। तो फुलरोट ने अपने सत्यता की जांच के लिए, फुलरोट ने क्या किया, अपने सत्यता की जांच के लिए ये जो खोपड़ी है ये बोन विश्वविद्यालय के फुलरोट ने क्या किया, अपने सत्यता की जांच के लिए ये जो खोपड़ी है ये बोन विश्वविद्यालय जर्मनी के अंदर है, बोन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे हरमन शाह हुसैन, क्या नाम है, हरमन शाह हुसैन को सौंप दी। ठीक है, किसको सौंप दी, हरमन शाह हुसैन को, हरमन शाह हुसैन। इन्होंने अपनी जांच में ये पता लगाया, ये एक स्त्री रचना वैज्ञानिक थे, स्त्री रचना वैज्ञानिक, इन्होंने अपनी जांच में ये पता लगाया कि ये जो खोपड़ी है ये जो मानव उस मानव की है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इससे पता ये चलता है कि ये जो खोपड़ी थी किसी प्राचीन मानव की थी। ठीक है, दूसरा साक्ष्य में क्या मिला, नियंडर घाटी जर्मनी से 1859 ईस्वी के अंदर ये मानव की खोपड़ी। ठीक है, तीसरी जो हमें जानकारी मिलती है मानव के कर्मिक विकास की, तीसरा जो साक्ष्य हमें मिलता है वो ये है, सॉरी दोस्तों ये 1859 नहीं, ये है 1856। ये बात नियंत्रण घाटी जमने वाली 1856 की मिस्टेक हो गई। अब तीसरी जो हमें जानकारी मिलती है वो है चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी के अंदर एक पुस्तक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने मानव के उत्पत्ति के बारे में, इसके बारे में, मानव की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिया था, मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया था। इनके 1250 प्रतियां लगभग एक ही दिन में बिक गई। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, 1859 ईस्वी के अंदर इनकी 1250 प्रतियां सिर्फ एक ही दिन में बिक गई। और इसमें उन्होंने बताया कि जो प्राचीन मानव था वो वानर का एक रूप था। क्या था? वानर का एक रूप था। ठीक है, तो ये तीन साक्ष्य में मनुष्य के कर्मिक विकास के बारे में मिलते हैं। पहला है मानव प्रजाति की जीवाश्मों की खोज। दूसरा मैंने आपको बताया नियंडर घाटी जर्मनी 1856। फिर मैंने क्या बताया कि चार्ल्स डार्विन ने जो मानव उत्पत्ति के
मानवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया था 1859 ईस्वी के अंदर। उनकी एक पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके बाद में देखिए मानव का क्रमिक विकास। मानव का क्रमिक विकास, मानव का क्रमिक विकास, इसमें जो सबसे प्राचीन मानव की जो प्रजाति है वो है प्राइमेट। कौन सी है? प्राइमेट। प्राइमेट जो आज से 360 लाख वर्ष पहले हुई, 360 लाख वर्ष पहले मानव के सबसे जो प्राचीन प्रजाति है वो क्या है? प्राइमेट। अब प्राइमेट का जो उद्भव है, प्राइमेट का जो उद्भव है वो एशिया प्लस अफ्रीका में हुआ। कहां पे हुआ? एशिया प्लस अफ्रीका के अंदर हुआ। ये सबसे प्राचीन प्रजाति है, सबसे प्राचीन प्रजाति है किसकी? मानव की। मानव की सबसे प्राचीन प्रजाति है कौन सी? प्राइमेट। प्राइमेट मानव के लक्षण क्या थे? देखिए प्राइमेट मानव के लक्षण क्या थे। ये माता के गर्भ में, माता के गर्भ में अधिक समय तक पलते थे। माता के गर्भ में अधिक समय तक पलते थे, ठीक है। ये माता के गर्भ में अधिक समय तक पलते थे। फिर ये स्तनपायी प्राणी थे। स्तनपायी प्राणी का अर्थ होता है, स्तनपायी प्राणी का अर्थ होता है कि ये दूध पीने वाले ने, अपनी माता का दूध पीने वाले। प्राइमेट मानव की तीसरी जो विशेषता है वो ये है, इसमें इसके दांतों में भिन्नता थी। दांतों में क्या थी? भिन्नता। दांतों में भिन्नता का अर्थ ये हो गया कि जैसे भोजन चबाने के दांत अलग और काटने के अलग, तो दांतों में इनकी क्या थी? भिन्नता थी। चौथी जो इसकी विशेषता थी वो है बालों की अधिकता। वो क्या है? बालों की अधिकता, यानी उनके शरीर के ऊपर बालों की क्या थी? अधिकता थी, ठीक है। तो प्राइमेट मानव के लक्षण के बारे में मैं आपको बता चुका कि ये माता के गर्भ में अधिक समय तक पलते थे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये स्तनपायी प्राणी थी। फिर दांतों में क्या थी? भिन्नता। फिर बालों की क्या थी? अधिकता। प्राइमेट के बाद में, प्राइमेट के बाद में जो उपसमूह आया मानव प्रजाति का वो है होमिनोइड मानव। वो है होमिनोइड मानव। प्राइमेट के बाद में जो उपसमूह आया हुआ है होमिनोइड मानव। प्राइमेट के बाद में एक उपसमूह आया मानव प्रजाति का जिसको हमने नाम दिया होमिनोइड मानव। होमिनोइड मानव जो आज 240 लाख वर्ष पहले, कब हुए? 240 लाख वर्ष पहले इस होमिनोइड मानव के, इस प्राइमेट मानव प्रजाति से कुछ अलग लक्षण थे, ठीक है। जैसे प्रथम एक सैम लक्षण था वो है बालों की अधिकता। वो क्या है? बालों की अधिकता। बालों की अधिकता सैम लक्षण हो गया किसका? प्राइमेट और होमिनोइड मानव का। ये तो सैम लक्षण हो गया, ठीक है। दूसरे होमिनोइड मानव की जो विशेषता थी वो है पूंछ गायब थी। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। पूंछ क्या थी? गायब थी। पूंछ क्या थी? गायब थी, ठीक है। पूंछ
प्राइमेट मानव के थे लेकिन होमिनोइड मानव के नहीं थे। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन था, ये सबसे बड़ा क्या था, परिवर्तन था कि प्राइमेट मानव पूंछ युक्त था लेकिन होमिनोइड मानव में पूंछ क्या थे, गायब थे। फिर तीसरी जो इसकी विशेषता है, यह 4 पैरों पर चलने वाला था। 4 पैरों पर, 4 पैरों पर चलने वाला यानी चौपाया प्राणी, इसको कह सकते हैं चौपाया प्राणी। ये थी होमिनोइड मानव के विशेषता के बालों के देखता थे, ये तो प्राइमेट का ही लक्षण हो गया, सेम हो गए। पूंछ गायब थे, ये सबसे बड़ा परिवर्तन था किसमें, होमिनोइड में। फिर 4 पैरों पर चलने वाला मतलब चौपाया, ठीक है। इसके बाद में होमिनोइड का एक उपसमूह आया, उसका नाम था उसका नाम हमने दिया है होमिनिड मानव। क्या नाम दिया है, होमिनिड मानव, जो आज से 56 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया। कब आया, आज से 56 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया। कौन सा मानव, होमिनिड मानव। अब होमिनिड मानव के क्या लक्षण थे, देखिए ये 2 पैरों पर चलने वाला मानव था। 2, इसके लक्षण पर लिख देते हैं। होमिनिड के बाद में आया, होमिनोइड के बाद में होमिनिड मानव। होमिनिड मानव कब है, आज से 56 लाख वर्ष पहले, ठीक है। इस होमिनिड मानव के क्या लक्षण थे, जैसे यह 2 पैरों पर चलने वाला मानव था। 2 पैरों पर चलने वाला, ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। ये क्या था, ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। 2 पैरों पर चलने वाला, ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। सबसे बड़ा परिवर्तन था होमिनिड मानव के अंदर कि ये 2 पैरों पर चल रहा। पहले जो होमिनोइड मानव था वो कितने पैरों पर चलता था, 4। अब जब उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो विद्यार्थियों इसके दोनों हाथ क्या हो गए, स्वतंत्र। दोनों हाथ क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, ठीक है। दोनों हाथ स्वतंत्र हो गए तो उनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि इन हाथों का प्रयोग है अन्य कार्यों को करने के लिए कर सकता है, इसलिए उन्होंने औजार बनाने प्लस में शिकार करने या अन्य कोई सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ने, इसमें इन्होंने इनका प्रयोग किया, ठीक है। फिर होमिनिड मानव को आगे कई शाखाओं में पुनः विभाजित कर दिया गया। होमिनिड मानव को पुनः कई शाखाओं में विभाजित किया गया। पुनः कई शाखाओं में विभाजित, पुनः कई शाखाओं में विभाजित। कौन सा, होमिनिड मानव। होमिनिड मानव में जैसे जैसे परिवर्तन हुए तो वह पुनः उनको कई शाखाओं में विभाजित किया गया। देखिएगा, होमिनिड मानव को पुनः कई शाखाओं में विभाजित किया गया। इसमें 2 शाखाएं थी, एक थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक शाखा जो थी वो था होमो मानव, होमो मानव, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।